हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और मुझे जरा किसी भी 5 इंडियन साइंटिस्ट के नाम बताओ जिन्होंने आज इंडिया को इस मुकाम तक पहुंचाया। आपके मन में आएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर होमी भाभा। क्या हुआ, बस इतने ही नाम आते हैं? वेल, फिर तो आपको शायद ये भी पता होगा कि इनमें से विक्रम साराभाई और होमी भाभा की मौत एक एक्सीडेंटल डेथ नहीं बल्कि उनका कोल्ड ब्लडेड मर्डर हुआ था बाय अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी CIA। और ये तो सिर्फ मैंने अभी तक बस 2 नाम ही बताए हैं। इसी तरह 2009 से 13 के बीच में महज 4 सालों में अराउंड 11 अन्य इंडियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट की मौत हो चुकी है, एंड दैट टू मिस्टीरियसली। तो क्या ये बस एक इत्तेफाक है या इंडियन साइंटिस्ट के खिलाफ किसी तरह की गहरी साजिश रची जा रही है? ऊपर से इन आंकड़ों के आधार पर तो हम जैसे कॉमन लोग भी इसमें मर्डर की बू सूंघ सकते हैं। तो आखिर इंडियन पुलिस और प्रशासन इन डेथ्स को डिप्रेशन और सुसाइड के नाम पर रफा दफा क्यों कर रहा है और किसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश चल रही है? Well, let's find that out in our today's video titled भारतीय साइंटिस्ट अचानक से क्यों मर रहे हैं। एक आर्टिकल के अनुसार 1995 से लेकर 2010 तक करीब 648 एम्प्लॉइज की मौत हो चुकी है, और वो भी सिर्फ इसरो से। और फिर 2008 से 2016 77 साइंटिस्टों की मौत हो जाती है फ्रॉम वेरियस फील्ड्स, और इन सभी की मौत की वजह सुसाइड या लैब एक्सीडेंट्स। देन 2009 से 2013 11 न्यूक्लियर साइंटिस्टों की मौत हो जाती है, एंड रीजन मेजरली अनएक्सप्लेन्ड। तो आखिर क्या लॉजिक है? इंडिया के ज्यादातर साइंटिस्ट हमेशा अननेचुरल डेथ ही क्यों मर रहे हैं? मिसाल के तौर पर मैं आपको इंसिडेंसेस बताऊंगा इनके डेथ की। इंसिडेंट नंबर 1, बिना फ्यूल के फायर। 29 दिसंबर 2009 भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी कि BARC के 3rd फ्लोर पर मौजूद मॉड्यूलर लैब में 2 न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे यंग साइंटिस्ट उमंग सिंह और पार्था प्रतिम बाग की मौत हो जाती है, वो भी जल के। नाउ दैट्स सरप्राइजिंग, क्योंकि कई प्रिकॉशंस लेने के बाद भी कभी कभी लैब एक्सीडेंट्स हो जाते हैं एंड हम हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। पर इस केस में आग लगी भी तो उस लैब में जिसमें किसी भी तरह के इन्फ्लेमेबल मटेरियल के साथ काम किया ही नहीं जा रहा था। इंसिडेंट नंबर 2, न्यूक्लियर सबमरीन बनाने वाले रेलवे ट्रैक पर नवंबर 2013 में साइंटिस्ट के जोशी और अभी शिवम, जो इंडिया के फर्स्ट न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन INS अरिहंत पर काम कर रहे थे, उसी प्रोजेक्ट के दौरान उनकी डेड बॉडीज रेलवे ट्रैक से बरामद हुई, एंड वंस अगेन डेथ रीजन अननोन। इंसिडेंट नंबर 3, होमी भाभा का होमिसाइड। होमिसाइड यानी कि मर्डर होता है। होमी भाभा यानी कि आवर फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम, उनका इंडिया के एडवांसमेंट के लिए दिया हुआ एक स्टेटमेंट ही उनकी मौत का कारण बना। होमी भाभा ने पब्लिकली अनाउंस किया था कि इंडिया 18 महीनों में ही एक न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकती है, और इसी के ऊपर कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जब वो वियना जा रहे थे तब प्लेन क्रैश में उनकी मौत हो गई, जबकि प्लेन क्रैश होने से पहले ही उसमें ब्लास्ट हुआ था। यस, इंडिया के न्यूक्लियर फिजिक्स के फादर की मौत एक एक्सीडेंट में हुई जिसके पीछे कोई कार्रवाई ही नहीं करी गई, जबकि यही वो इंसान थे जिन्होंने सिर्फ 15 साल की उम्र में सीनियर कैम्ब्रिज एग्जामिनेशन विद ऑनर्स क्लियर किया था और आगे चलकर इंडिया को थोरियम से यूरेनियम को एक्सट्रैक्ट करना सिखाया, जिससे इंडिया एनर्जी के मामले में इंडिपेंडेंट हुई। यही वो इंसान थे जिन्हें 1954 में पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया और जिन्हें नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स के लिए नॉमिनेट किया गया था, और इन्होंने ही JRD टाटा को लेटर लिखा था कि प्रॉपर कंडीशंस और अच्छे फाइनेंशियल सपोर्ट ना होने की वजह से इंडिया साइंस के डेवलपमेंट में पीछे रह गया है। अब उन्होंने ये JRD टाटा को क्यों लिखा और इनकी वजह से इंडिया का साइंस किन बुलंदियों पर पहुंचा, अगर ये मैं यहाँ पर डिस्कस करने लगूं तो ये बहुत बड़ी स्टोरी है। पर अगर आप अपने आप से और साइंस से दिल से प्यार करते हो और इनकी मोटिवेशनल जिंदगी के बारे में जानना चाहते हो तो आपको पूरी कहानी मिल जाएगी कुकू FM ऐप पर, जहाँ पर आप रोजमर्रा के काम के साथ साथ बिना बुक्स की लॉन्ग रीडिंग के ऑडियो फॉर्म में 1000 घंटे से भी ज्यादा के कंटेंट को सुन सकते हो, वो भी हिंदी लैंग्वेज में। यहाँ पर आपको अन्य जॉनरास की ऑडियो बुक्स मिलेगी जैसे बायोग्राफीज, कॉमेडी, सेल्फ हेल्प, मोटिवेशनल, फाइनेंस, करियर, लीडरशिप एटसेट्रा। और इस वजह से आप कुकू FM के साथ अपने सेल्फ लव को एक नए और अनोखे ढंग से डिस्कवर करोगे, क्योंकि कुकू FM लाए आपके लिए 12 से 15 फेब तक 50% डिस्काउंट। यानी कि अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड करते हो या कूपन कोड सेल्फ लव 50 का इस्तेमाल करते हो तो आपको इस नॉलेज प्लेटफॉर्म की ईयरली सब्सक्रिप्शन 399 में नहीं बल्कि सिर्फ 199 रुपीज में मिलेगी। सो इस वैलेंटाइंस डे सबसे पहले खुद से प्यार करो और इसी सेल्फ लव को सेलिब्रेट करने के लिए खुद को एक अच्छी नॉलेज बढ़ाने वाली ऑडियो प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन दिलाओ। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन इट। इंसिडेंट नंबर 4, महादेवन की मृत्यु।
फरवरी 2010 में बीएआरसी के एक मैकेनिकल इंजीनियर महादेवन पद्मनाभन अय्यर की लाश उनके ही घर से बरामद हुई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि उनकी मौत उनके सर की एक नस फटने की वजह से हुई थी। अब क्या लगता है आपको, पुलिस और प्रशासन का इन डेथ्स पर रिस्पॉन्स क्या होगा? वेल, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, इनके रिस्पॉन्स काफी हद तक कवर अप ज्यादा लग रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, कवर अप नंबर 1, बस एक दुर्घटना। किसी भी ऑर्डिनरी प्लेन क्रैश में प्लेन का ब्लैक बॉक्स रिकवर किया जाता है ताकि पता चले कि दुर्घटना की वजह क्या थी। नाउ इट इज क्वाइट स्ट्रेंज कि इंडिया की पुलिस और प्रशासन ने तुरंत ही मान लिया कि एक दुर्घटना है और अपने देश के सबसे बड़े एसेट होमी भाभा की मौत की छानबीन तक जरूरी नहीं समझी। I mean, होमी भाभा किस लेवल पर इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहे थे। कवर अप नंबर 2, दुर्घटना रीलोडेड। उमंग सिंह और पार्थ प्रतिम बाग के केस में पुलिस का कहना था कि उनकी मौत एक एक्सीडेंट है और एक प्रोजेक्ट पर काम करते वक्त गलती से लैब में आग लग गई। बट दे डिडंट स्टिल आंसर द क्वेश्चन कि जब कोई इनफ्लेमेबल सब्सटेंस था ही नहीं तो आग लगी कैसे। कवर अप नंबर 3, खुदकुशी है। के जोशी और अभी शिवम के केस में पुलिस इन्वेस्टिगेशंस के अकॉर्डिंग उन्होंने सुइसाइड किया था, जबकि वहां के लोगों का कहना था कि उनको किसी तरह पॉइजन देकर पहले ही मार दिया गया था और फिर उनकी बॉडीज को ट्रैक पर लाकर रखा गया था। कवर अप नंबर 4, खुदकुशी रीलोडेड। महादेवन पद्मनाभन अय्यर के केस में पुलिस जैसे ये साबित करने पर तुली हुई थी कि महादेवन एक नॉन सोशल लोनली इंडिविजुअल थे, जिसके चलते वो डिप्रेशन में चले गए और खुदकुशी कर लिए। इन केसेस में ये साफ पता चलता है कि पुलिस और प्रशासन इन केसेस को गहराई में छानबीन करने में इंटरेस्टेड ही नहीं थे। वो सिंपली खुदकुशी या अनएक्सप्लेन का टैग लगाकर केसेस को रफा दफा करने पर तुले हुए थे। सो आखिर पुलिस के इस अनइंटरेस्टेड रवैये के पीछे की वजह क्या है? क्या इन सब डेथ्स के पीछे इंडियन पुलिस और गवर्नमेंट का भी हाथ है कवर अप में, या वो अमेरिकन से पंगा ना लेना पड़े इसीलिए किसी प्रकार के डर या दबाव में चुप पड़े हैं? सो इन मौतों की असली वजह क्या है? वजह है नंबर 1, CIA ने उड़ाया प्लेन। 2008 में हुए एक इंटरव्यू में CIA एजेंट रॉबर्ट क्रॉली ने कहा था कि जब इंडिया ने न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाना शुरू किया था तब इंडियंस रशियंस के बेड में सोया करते थे और यहीं से हमें इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम खटकने लगा था, क्योंकि रशिया हमारा दुश्मन है और इसीलिए हमने इंडिया के न्यूक्लियर साइंटिस्ट होमी भाभा को प्लेन के कार्गो एरिया में बॉम्ब प्लांट करके उड़ा दिया। इनफैक्ट सिर्फ होमी भाभा ही क्यों, 1994 में इसरो के क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे नाम्बी नारायण को भी CIA की गलत जानकारी की वजह से ही देशद्रोही करार कर दिया गया था, जिसके बाद नारायण ने यह रिवील किया कि CIA के साथ साथ इसमें इंडियन पुलिस ऑफिसर्स और इंटेलिजेंस ऑफिसर्स की भी मिली भगत थी। नाम्बी नारायण का यह कहना था कि बेसिकली अमेरिकन इंडियन को क्रायोजेनिक इंजन बनाने से रोकना चाह रहे थे, जिसमें 50 दिनों के कड़े टॉर्चर के बाद जब ये बात उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट के सामने रखी तब उन्हें मुंह बंद रखने के लिए कहा गया ताकि इंडिया और US के आपसी संबंध ना बिगड़े। उन्होंने अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि CIA को इंडिया की रैपिड डेवलपमेंट और एडवांसमेंट देखी नहीं जाती और इसीलिए जब भी इंडिया कोई बड़े न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू करता है वो उसे बंद करवाने के लिए साइंटिस्टों का या तो मर्डर करवाते हैं या उनको अपनी पोजीशन से निकलवाने की साजिश रचते हैं। वजह है नंबर 2, साइंटिस्ट्स की अपनी आपसी रंजिश। इसरो के सीनियर साइंटिस्ट रह चुके तपन मिश्रा को 3 बार पॉइजन देके मारने की कोशिश की गई थी, जिसमें से एक बार तो उन्हें इसरो हेडक्वार्टर में चल रहे एक इंटरव्यू के दौरान देने की कोशिश की गई थी और फिर 12 जुलाई 2019 में चंद्रयान 2 मून प्रोब के लॉन्च डेट से सिर्फ 2 दिन पहले इन अटैक्स पर जब तपन मिश्रा की राय पूछी गई तब उन्होंने बताया कि उन पर हो रहे अटैक्स के पीछे खुद उनके कोलीग्स का ही हाथ था, जो उन्हें सिंथेटिक एपर्चर रेडार प्रोजेक्ट से बाहर निकालना चाहते थे। ऊपर से उन्होंने ये भी बताया कि कई अटैक सिर्फ उन तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि उनके साथ साथ उनके फिजिकली चैलेंज्ड बेटे को भी पॉइजन दिया गया था। मतलब साइंटिस्ट के मौत के पीछे का रीजन सिर्फ CIA की कॉन्स्पिरेसीज नहीं है, बल्कि इंडियन साइंटिस्ट खुद भी है। यस, इंडियन साइंटिस्ट खुद। पोजीशंस की लालच में साइंटिस्ट खुद भी एक दूसरे के जान के दुश्मन बने बैठे हैं। वजह नंबर 3, मेंटल प्रेशर। 2010 में जब इंडियन साइंटिस्ट तिरुमला प्रसाद तेनका का सुसाइड केस सामने आया तब साइंटिस्ट के मौत का एक और एंगल सामने आया। तिरुमला प्रसाद तेनका राजा रामाना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी में एज अ जूनियर साइंटिस्ट काम किया करता था।
जब उसने खुदकुशी की। जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक सुसाइड नोट बरामद हुआ, तब उसमें लिखा हुआ था कि वो सीनियर्स के टॉर्चर और अब्यूजेस से तंग आकर अपनी जान दे रहा है। मतलब सीनियर साइंटिस्ट भी जूनियर साइंटिस्ट के मौत की वजह है। उनके प्रेशर और मेंटल टॉर्चर के आगे साइंटिस्ट को सुसाइड करना ही बेस्ट ऑप्शन लगने लगता है। वजह नंबर 4, कॉम्प्रोमाइज्ड प्रिकॉशनरी मेजर्स। बीएआरसी की रिपोर्ट के अनुसार बीएआरसी के करीब 2600 साइंटिस्ट की मौत कैंसर की वजह से हुई है, क्योंकि साइंटिस्ट अपनी रिसर्च के दौरान घंटों तक रेडिएशंस और केमिकल्स के बीच एक्सपोज रहते हैं, जिसका असर उनकी हेल्थ पर डायरेक्टली पड़ने लगता है। लेकिन इतने बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट में साइंटिस्ट इन हजार्डस केमिकल्स और रेडिएशंस के कांटेक्ट में आते ही कैसे हैं? क्या उन्हें प्रॉपर हाई क्वालिटी रेजिस्टेंट क्लोथिंग नहीं प्रोवाइड की जाती? क्या ये भी एक रीजन हो सकता है इन डेथ केसेस को सुसाइड या एक्सीडेंटल बताकर रफा दफा करने का, ताकि इंस्टीट्यूट के रिसर्च प्रैक्टिसेस पर सवाल ना उठे? वेल, आपको क्या लगता है? क्योंकि यहाँ पर बड़े ऑर्गेनाइजेशंस की रेप्यूटेशंस जुड़ी हुई है और रेप्यूटेशन से उनकी फंडिंग। एंड फाइनली ह्यूमन कॉम्प्लेक्स। सबको नील आर्मस्ट्रांग पता ही होंगे, मून पे जाने वाला सबसे पहला इंसान। बट व्हाट अबाउट द सेकंड? आर्मस्ट्रांग के साथ एक और एस्ट्रोनॉट भी था, बज एल्ड्रिन, जिसने आर्मस्ट्रांग के मून पे जाने के 19 मिनट्स बाद ही मून को टच किया था। लेकिन आज भी उसके बारे में कोई बात नहीं करता, और यही रीजन था कि बज एल्ड्रिन डिप्रेशन में चले गया था, और डिप्रेशन के चलते वो अल्कोहलिक बन गया। यानी वो अपने नजरों में तो ग्रेट था, पर लोगों ने उसे पहचानने से तक इनकार कर दिया। और कुछ ऐसा ही होता है अन्य साइंटिस्टों के साथ भी, जिन्हें देश का नाम रोशन करने के बदले में सिंपल एप्रिसिएशन तक नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन या अल्कोहलिज्म का शिकार हो जाते हैं, और एक पॉइंट बाद उन्हें अपनी लाइफ वर्थलेस लगने लगती है। और इसके बाद क्या होता है? ऑब्वियसली दे स्टार्ट गेटिंग डिप्रेस्ड। ऊपर से ज्यादातर साइंटिस्ट भगवान पर विश्वास नहीं करते। उनके लिए जो भी वो कर रहे हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, वो खुद ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और चाहे उनको फेलियर पे फेलियर आते जाए, वो खुद को ही ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, लाइक कि उनमें ही कुछ खोट है। और ये भी वजह हो सकती है जिससे वो डिप्रेशन में चले जाए या उन्हें लाइफ मीनिंगलेस लगने लगे, क्योंकि इस तरह के बिहेवियर से उनका खुद पर से ही भरोसा उठ जाता है और कोई उम्मीद की किरण ही उन्हें दिखाई नहीं देती। सो ऑन द सेम नोट, क्या आपको नहीं लगता कि इन सभी के खुदकुशी के केसेस के लिए कई बार हम आम लोग भी रिस्पॉन्सिबल है? क्योंकि हम भी गिन चुके हैं कि सिर्फ 3-4 साइंटिस्ट के नाम और उनके इन्वेंशन ही आप जानते हो। आई मीन मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, जिसकी वजह से उन्हें उस बात का रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा जितना वो कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में दे रहे हैं। और इस पर आपका क्या विचार है? क्या आपको नहीं लगता कि साइंटिस्टों को भी वो दर्जा मिलना चाहिए जो दर्जा हम अपने देश में लाइक सेलिब्रिटीज को देते हैं? लिखिए अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे भी आपका नॉलेज बढ़ाते रहेंगे। जैसे आपको अपने बुक लव और सेल्फ लव को सेलिब्रेट करने के लिए कुकू एफएम का कूपन कोड सेल्फ लव 50 को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आप आज ही इसका सब्सक्रिप्शन 50% डिस्काउंट के साथ ले सकते हो। So don't wait, offer valid only till 15th February. With that said, as always, stay curious, keep learning and keep growing. Jai Hind.